तो चलिए आज चलते हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे दशक में जो बहुत बड़े बदलावों और उथल-पुथल से भरा हुआ था। सोचिए, सिर्फ 10 सालों के अंदर 3 अलग-अलग गवर्नर आए और हर एक ने भारत की तकदीर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी, जिसके फैसलों की गूंज शायद आज तक सुनाई देती है। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में लीडरशिप कितनी तेजी से बदल रही थी। सिर्फ एक दशक और 3 बड़े नाम, पहले मेटकाफ, फिर उनके बाद आए ऑकलैंड और फिर एलनबरो। हर एक का अपना नजरिया था, अपना तरीका था और हर एक ने भारत पर अपनी एक गहरी और अलग छाप छोड़ी। तो शुरुआत करते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ से। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 1 साल का, लेकिन उनका एक फैसला ऐसा था जो आज भी मील का पत्थर माना जाता है। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अपने कार्यकाल में मेटकाफ ने एक ऐसा जबरदस्त और साहसिक कदम उठाया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए एक खास जगह दे दी। उन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सारे के सारे प्रतिबंध हटा दिए और बस इसी एक काम की वजह से उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये भारत में विचारों की आज़ादी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। मेटकाफ के बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड और उनका दौर कह सकते हैं कि तरक्की और तबाही का एक बड़ा ही अजीबोगरीब संगम था। एक तरफ तो देश में निर्माण के काम हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जंग के काले बादल मंडरा रहे थे। अब ऑकलैंड के दौर की सबसे दिलचस्प बात यही दोहरापन है। देखिए, एक तरफ तो ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था और भारतीय छात्रों को पहली बार विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ एक बहुत ही महंगा और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया था, वही जिसे हम पहले एंग्लो अफगान वॉर के नाम से जानते हैं। तो अफगान युद्ध खत्म हुआ और फिर सत्ता में आए लॉर्ड एलनबरो। उनका पूरा का पूरा फोकस 3 चीजों पर था: ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करना, नए इलाकों पर कब्जा करना और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक सुधारों को लागू करना। एलनबरो ने आते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि पहले एंग्लो अफगान युद्ध को खत्म किया। लेकिन ये शांति असल में एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि उनका असली मकसद अब साम्राज्य को और फैलाना था। और फिर अगस्त 1843 में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। इस जीत के बाद जो मिलिट्री कमांडर थे, चार्ल्स नेपियर, उन्होंने एक बात कही, एक ऐसी बात जो आज भी इतिहास में गूंजती है। नेपियर का ये कहना कि वो अफगानी तूफान की पूंछ थी, ये ब्रिटिश सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब उनके लिए सिंध पर कब्जा करना कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि वो तो अफगानिस्तान में जो बड़ा युद्ध हुआ था उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, एक नतीजा जो होकर ही रहना था, जैसे तूफान के बाद उसकी पूंछ का आना तय होता है। एलनबरो के दौर में एक और बड़ा काम हुआ, वो था दास प्रथा का अंत। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार लगता है ना? लेकिन 1843 के इस कानून में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक चालाकी थी। कानून तो बन गया, लेकिन उसमें यह भी लिख दिया गया कि कोई भी दास अपने पुराने मालिक पर अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इससे दास मालिकों के हितों को ही बचाया जा रहा था। और हाँ, इन सब बड़ी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच 1843 में ही एक छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज शुरू हुई, और वो थी रविवार की छुट्टी। जी हाँ, वही संडे की छुट्टी जो आज हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, उसकी शुरुआत भी इसी दौर में हुई थी। कभी कभी इतिहास में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत कम समय में सब कुछ बदल कर रख देते हैं। सोचिए, सिर्फ 8 साल और एक गवर्नर जनरल ने भारत का नक्शा ही बदल डाला। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे उनकी आखिरी बड़ी जीत, फिर बात करेंगे उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। इसके बाद देखेंगे कि साम्राज्य कैसे और बढ़ा, कैसे एक मॉडर्न इंडिया की नींव रखी गई, और आखिर में हम समझेंगे कि उनकी लेगेसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये वो समय था जब अंग्रेजों को अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए एक आखिरी और बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। और वो चुनौती कौन थी? वो था शक्तिशाली सिख साम्राज्य। अच्छा, कहानी डलहौजी के आने से जरा पहले शुरू होती है। लॉर्ड हार्डिंग थे उस वक्त, और उन्होंने पहला एंग्लो सिख वॉर जीता भी था। लेकिन सिख साम्राज्य की जो आग थी ना, वो अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। और बस इसी अधूरे किस्से के बीच लॉर्ड डलहौजी की एंट्री होती है भारत में।
और डलहौजी के आते ही दूसरा एंग्लो सिख वॉर छिड़ गया। शुरू में तो रामनगर और चिलियावाला की लड़ाइयों का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन फिर हुई गुजरात की लड़ाई और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें सिखों की बहुत बड़ी हार हुई और नतीजा 29 मार्च 1849 को पूरा का पूरा पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और हाँ, इसी के साथ वो मशहूर कोहे-ए-नूर हीरा भी महारानी विक्टोरिया तक पहुंच गया। चलिए अब जंग के मैदान से हटकर डलहौजी की डिप्लोमेसी पर आते हैं। उनकी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। एक ऐसी चाल जिसने बिना तलवार उठाए ही कई राज्यों को ब्रिटिश झंडे के नीचे ला दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? देखिए, इसका नियम बहुत सीधा था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के महतहत किसी राजा की मौत हो जाती और उसका अपना कोई बेटा नहीं होता, मतलब कोई बायोलॉजिकल एयर नहीं होता, तो उसका राज्य उसके गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा। नहीं, वो राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। जरा इसकी रफ्तार पर गौर कीजिए। 1848 में सतारा गया, अगले ही साल जैतपुर और संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी और 1854 में नागपुर। मतलब आप सोचिए, सिर्फ 6 साल के अंदर एक के बाद एक ये सारे बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डलहौजी का साम्राज्य बढ़ाने का जुनून सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तक नहीं था। नहीं, उनके तरकश में और भी तीर थे और उन्होंने अलग अलग बहानों से साम्राज्य को फैलाना जारी रखा। मतलब तरीके देखिए, 1852 में बर्मा से सीधे सीधे जंग लड़ी और उसका एक बड़ा हिस्सा पीगू छीन लिया। 1850 में सिक्किम को कैसे मिलाया, बहाना बनाया कि वहां 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। और सबसे मशहूर किस्सा तो अवध का है। 1856 में वहां कुशासन का इल्जाम लगाया, नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया और पूरे अवध पर कब्जा कर लिया। तो अभी तक हमने सिक्के का एक पहलू देखा, एक साम्राज्यवादी डलहौजी। अब चलिए सिक्का पलटते हैं और देखते हैं दूसरा पहलू, वो पहलू जो जुड़ा है मॉडर्नाइजेशन से, उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जिन्होंने भारत की शक्ल ही बदल दी। और क्या आपको पता है कि डलहौजी को एक और टाइटल भी दिया गया है? उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। जी हां, भारतीय रेलवे का जनक। आज हम दुनिया का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क देखते हैं, पर इसकी शुरुआत हुई थी बस 34 किलोमीटर के एक छोटे से ट्रैक से। तारीख थी 16 अप्रैल 1853, जब भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के लिए रवाना हुई। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये जो साल था ना 1853, ये अपने आप में एक क्रांति था। सोचिए, एक ही साल में क्या क्या हुआ। रेलवे तो शुरू हुई ही, उसी साल कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन भी बिछ गई। मतलब कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन। और इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बड़ा बदलाव आया। चार्टर एक्ट के जरिए सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत हुई। और ये सुधारों का सिलसिला रुका नहीं। अगले ही साल 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिससे पहली बार डाक टिकट शुरू हुए। उसी साल पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया गया, ताकि सड़कें, नहरें, पुल ये सब बन सकें। और तो और एजुकेशन के लिए वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारत में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये सब मिलकर एक तरह से एक नए कनेक्टेड इंडिया का ढांचा तैयार कर रहे थे। तो अब तक हमने डलहौजी के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखे हैं, है ना? अब वक्त है इन दोनों को एक साथ रखने का और ये समझने का कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो देखिए, हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है डलहौजी, अ रूथलेस इंपीरियलिस्ट, जिसने जंग से पंजाब जीता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सतारा और झांसी जैसे राज्य छीने और बहानों से अवध और सिक्किम पर कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ है डलहौजी, अ मॉडर्नाइजर, जिसने रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की, पीडब्ल्यूडी बनाया और पोस्टल और एजुकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाया। तो सवाल वही है कि असली डलहौजी कौन था? और इस उलझन में एक और बात जुड़ जाती है, उन्होंने नर बलि जैसी सामाजिक कुरीतियों को बैन करने की भी कोशिश की थी। ये बात उनके सुधारक वाले चेहरे को और वजन देती है। बात कर रहे हैं 1856 से 1862 की, और इस पूरे बदलाव के सेंटर में जो शख्स थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जो दौर था ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने भारत में 2 बिल्कुल अलग अलग शासन के युगों को जोड़ा। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें आखिरी गवर्नर जनरल बनाया, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये पद असल में उस ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर के खत्म होने का एक सिंबल था। वही कंपनी जिसने करीब करीब 100 साल तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। और फिर
उनके ही टाइम में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया हमेशा के लिए। वो साल था 1857, भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने आने वाले हर बदलाव की नींव रखी। इस क्रांति के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब शासन चलाने के तरीके में, एक जबरदस्त बदलाव आया। अब ये एकदम साफ हो चुका था कि जो पुराना सिस्टम है वो अब और नहीं चल सकता। और इसका सीधा सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? कंपनी राज का खात्मा। तो फिर 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल असर क्या हुआ? वो था पावर का ट्रांसफर, यानी सत्ता का हस्तांतरण। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये भारत के शासन में एक भूचाल जैसा था। सोचिए, अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी राज नहीं कर रही थी, बल्कि कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया था। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, टाइटल भी बदल गए। देखिए, जो गवर्नर जनरल का टाइटल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जो नया टाइटल आया, वॉइस रॉय, वो सीधा सीधा ब्रिटिश मोनार्क यानी सम्राट का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। और इसी के साथ लॉर्ड कैनिंग बन गए भारत के पहले वाइसरॉय। इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। अच्छा, तो सत्ता तो बदल गई, लेकिन इस नए दौर में कैनिंग की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी न्याय प्रणाली में भी सुधार किए। चलिए जरा देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस कहानी में एक और साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1861। ये एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस कानून का नाम था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। इसने क्या किया? इसने जो पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थीं, उन्हें खत्म कर दिया और उनकी जगह एक नया यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम बनाया। तो इस नए एक्ट के तहत सबसे पहले भारत के 3 बड़े शहरों में हाई कोर्ट बनाए गए। कहाँ-कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और हाँ, ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद 1866 में आगरा में भी एक हाई कोर्ट बना, जो बाद में 1875 में इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। तो ये तो हुई न्याय प्रणाली की बात, लेकिन इसके अलावा कैनिंग के दौर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार भी हुआ था। ये हुआ था साल 1856 में, मतलब ठीक उसी साल जब कैनिंग ने गवर्नर जनरल का चार्ज लिया था। इस साल पास हुआ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, यानी एक ऐसा कानून जिसने विधवाओं की दोबारा शादी को लीगल बना दिया। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम था। तो कुल मिलाकर देखें तो कैनिंग का दौर वो दौर था जब भारत पर शासन करने का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। पावर कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। एक ऐसा वक्त जब 1857 के विद्रोह की आग से नियमों की एक बिल्कुल नई किताब लिखी जा रही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उस दौर ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह की राख से। वो विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें तक हिला दी थीं। और इसके जवाब में लॉर्ड कैनिंग ने उन बदलावों की शुरुआत की जिन्होंने भारत पर शासन करने का पूरा तरीका, पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये सत्ता का एक जबरदस्त हस्तांतरण था। जरा सोचकर देखिए, एक झटके में सदियों पुराना मुगल साम्राज्य खत्म, उसका टाइटल ही खत्म कर दिया गया और साथ ही वो विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म कर दी गई, जिसके बहाने अंग्रेजों ने कितने ही भारतीय राज्यों को हड़प लिया था। ये एक तरह से पॉलिटिकल रीसेट बटन दबाने जैसा था। और बात सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, कानून भी बदल रहा था। 1858 में आया इंडियन पीनल कोड और ये एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, पहली बार पूरे भारत के लिए कौन सा जुर्म है और उसकी क्या सजा होगी, ये सब एक ही किताब में लिख दिया गया। इससे पूरी न्याय व्यवस्था में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आज जो संस्था भारत के सरकारी खर्चों पर नजर रखती है, CAG, क्या आपको पता है उसकी जड़ें कहाँ हैं? 1857 में। जी हाँ, कैनिंग के समय जो ऑडिटर जनरल का पद बनाया गया था, वही आज के CAG का पूर्वज है। इससे पता चलता है कि उस दौर में रखी गई नींव कितनी मजबूत थी।
इस पहले दौर का अंत हुआ एक और बड़े सुधार के साथ, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा है, जहां हर सदस्य के पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है। 1861 के इस एक्ट ने सरकार चलाने के काम को कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना दिया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। नए वाइसरॉय आते हैं, जैसे लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड लॉरेंस, और उनके साथ आती हैं बिल्कुल नई चुनौतियां। एक तरफ भयानक अकाल तो दूसरी तरफ मुश्किल फॉरेन पॉलिसी। पहले आते हैं लॉर्ड एल्गिन। उनका कार्यकाल छोटा था लेकिन काफी अहम। उन्होंने वहाबी आंदोलन को दबाने में भूमिका निभाई, लेकिन उनकी कहानी का अंत बड़ा दुखद हुआ। 1863 में धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में ही उनकी मौत हो गई और उनका कार्यकाल अधूरा ही रह गया। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल तो जैसे विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ देखिए 1865 में भूटान से जंग छिड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ उसी साल पहली बार समंदर के नीचे टेलीग्राफ लाइन से भारत और यूरोप जुड़ गए। एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। लेकिन इसी दौर ने उड़ीसा और बुंदेलखंड में इतिहास के कुछ सबसे भयानक अकाल भी देखे। तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में लॉर्ड लॉरेंस का एक बड़ा मशहूर मंत्र था, शानदार निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी, खासकर अफगानिस्तान को लेकर। मतलब साफ था, दूर रहो, बीच में मत पड़ो। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि सरहद पर लड़ाइयां लड़ना एक बहुत महंगा और कभी ना खत्म होने वाला सिरदर्द है। और अब एंट्री होती है लॉर्ड मेयो की, एक ऐसा वाइसरॉय जिसके सिर पर भारत को मॉडर्नाइज करने का जुनून सवार था। उनका तरीका एकदम साफ था, हर चीज को आंकड़ों से, डेटा से और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से समझना। ये भारत को नापने, तौलने और व्यवस्थित करने का एक बहुत बड़ा अभियान था। और एक साल 1872, फिर किसी देश पर शासन कैसे किया जाए जब यही न पता हो कि वहां कितने लोग रहते हैं, कौन कहां रहता है। 1872 में पहली जनगणना ने इस सवाल का जवाब दिया। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं थी, ये भारत की विशालता और उसकी डाइवर्सिटी को पहली बार आंकड़ों में कैद करने की कोशिश थी। लेकिन मेयो सिर्फ यहीं नहीं रुके। उसी साल 1872 में भारत की रीढ़ की हड्डी यानी खेती को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। मकसद था खेती के तरीकों को सुधारना और पैदावार को बढ़ाना। और विकास की रफ्तार थमी नहीं। इसी साल 1872 में एजुकेशन के फील्ड में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी देश के सबसे नामी संस्थानों में से एक है। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक साल के अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि डेटा डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशन बनाने का ये दौर भारत को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन क्या होता है जब एक तेज रफ्तार कहानी पर अचानक ब्रेक लग जाता है? सुधारों की ये जो तेज रफ्तार थी, ये आखिर रुकी कैसे? इस मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का अंत इतना अचानक और इतना चौंकाने वाला था कि शायद ही किसी ने इसके बारे में सोचा होगा। इसका जवाब इस तस्वीर में छिपा है। तारीख थी 8 फरवरी 1872। जगह थी पोर्ट ब्लेयर। एक कैदी शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक हिंसक घटना और आधुनिकीकरण के एक पूरे दौर पर फुल स्टॉप लग गया। ये कोई आम घटना नहीं थी। लॉर्ड मेयो भारत के इतिहास में अकेले एकमात्र ऐसे वॉइसरॉय थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। और इस एक हत्या ने उस दौर का अंत कर दिया जो शायद भारत को एक बिल्कुल अलग भविष्य की तरफ ले जा रहा था।